नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। देश में चुनावी मौसम है और चुनावी मुद्दों की गठरियां खुलनी शुरू हो चुकी है। चुनावी वक्त में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ से ओबीसी का मुद्दा जोर शोर से उछाला जा रहा है और ओबीसी वोट बैंक को साधने की पुरजोर कोशिशें भी चल रही हैं। आज हम आपको देश की राजनीति में ओबीसी समीकरण की वो एबीसी बताएंगे जिससे आपको भी पता चलेगा कि आखिर क्यों अचानक सभी पार्टियों को दलित और पिछड़े भाने लगे हैं, पसंद आने लगे हैं। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। एससी, एसटी, ओबीसी के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च की गई। राहुल गांधी जिंदाबाद। ओबीसी को जो भागीदारी मिलनी चाहिए वो कांग्रेस पार्टी करके दिखाएगी। सबसे अधिक एमपी ओबीसी के संसद में बीजेपी के हैं कि नहीं, तो राहुल गांधी कैसे समझेंगे? ये लोग हमेशा से पिछड़ा विरोधी रहे। चुनाव से पहले ओबीसी का चैलेंज, जातियां किसका करेगी गेम चेंज। सियासत में कभी इधर कभी उधर, दलित वोट बैंक जाएगा किधर। पार्टियों के लिए खास बना ओबीसी, ओबीसी को लेकर चुनाव की एबीसी। देश की सियासत में चुनावी युद्ध का शंखनाद हो चुका है। विधानसभा चुनावों के साथ साथ अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों पर भी देश के तमाम दलों की नजर है। लोकसभा चुनावों का लक्ष्य साधकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने रणनीति और चालों को धार देने में जुटी। लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए एनडीए ने अपने पुराने साथियों को जोड़ने की कवायद शुरू कर दी, तो मोदी सरकार को धराशायी करने के लिए विपक्षी पार्टियों ने एकजुट होकर इंडिया गठबंधन बना लिया। एक तरफ लोकसभा चुनावों के लिए सरकार ने महिला आरक्षण बिल पास करवाया, तो सरकार को घेरने के लिए विपक्षी गठबंधन ने बिल के समर्थन के साथ ओबीसी कोटे का मुद्दा उछाल दिया। एक तरफ सरकार विधानसभा चुनावों के जरिए राज्यों में ओबीसी महाकुंभ जैसे आयोजनों की तैयारी में है, वहीं अब विपक्षी गठबंधन की पार्टियां भी ओबीसी वोट बैंक को रिझाने के लिए खास तैयारी कर रही हैं। देश की राजनीति में बैकवर्ड क्लास यानी कि ओबीसी वोट बैंक का बोलबाला है। चुनाव नजदीक आते ही सभी राजनीतिक दलों को ओबीसी की चिंता सताने लगती है। ओबीसी को आगे बढ़ाने की याद भी आने लगती है। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, सबकी जुबान पर ओबीसी शब्द आ चुका है। पक्ष और विपक्ष दोनों ही ओबीसी के नाम पर एक दूसरे को आईना दिखा रहे हैं। एससी, एसटी, ओबीसी के लिए उनको एम्पावर करने के लिए भी कई कदम उठाए गए। 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती पर पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च की गई। ये योजना हमारे शिल्पकारों, कुशल कारीगरों, पारंपरिक काम से जुड़े साथियों के लिए है। देश की नई संसद में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा से शुरू हुई ओबीसी की बहस अब चुनावी रैलियों और मीडिया की माइक आईडी की सुर्खियां बनी हुई हैं। इंडिया गठबंधन के तमाम नेता महिला आरक्षण में ओबीसी कोटे को नजरअंदाज करने से खफा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार देश की ब्यूरोक्रेसी के नाम पर मोदी सरकार पर हमलावर है, तो बिहार की जेडीयू सरकार भी दलित पिछड़ा के नाम पर बीजेपी पर वार कर रही है। ओबीसी के सांसद हैं और उन्हीं सांसदों से आप लोकसभा में बात करो, वो आपसे कहते हैं कि भैया देखो, हमारे से कोई कुछ पूछता नहीं है। असली निर्णय हिंदुस्तान के सेक्रेटरी लेते हैं, ब्यूरोक्रेट लेते हैं, नरेंद्र मोदी जी लेते हैं। तो अगर ओबीसी को भागीदारी देनी है तो कास्ट सेंसस करवाना ही पड़ेगा। और अगर नरेंद्र मोदी जी कास्ट सेंसस नहीं करवाएंगे, जैसे ही हमारी सरकार आएगी, पहला कदम कास्ट सेंसस होगा और ओबीसी को जो भागीदारी मिलनी चाहिए वो कांग्रेस पार्टी करके दिखाएगी। भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड पिछड़ा विरोधी, अति पिछड़ा विरोधी, पिछड़ों के आरक्षण के खिलाफ, अति पिछड़ा के आरक्षण के खिलाफ है। और ये जब जाति आधारित बिहार में गणना हो रही थी, उसका जब सुप्रीम कोर्ट में वो मामला चला तो भारत सरकार का स्टैंड तो वहां साफ हो गया।
कि आप विरोधी हैं तो आप हैं विरोधी। और इस देश की जनता भी ये जान गई है कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के आरक्षण का विरोधी है, अति पिछड़ों के आरक्षण का विरोधी है। देश को चलाने वाले 90 ब्यूरोक्रेट्स में से 3 ओबीसी सेक्रेटरी के राहुल के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार शुरू कर दिया। ओबीसी मुद्दे पर राहुल गांधी के आरोपों पर मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्रियों ने मोर्चा संभाला, राहुल गांधी को ज्ञान बढ़ाने की सलाह दे दी। राहुल गांधी की दिक्कत क्या है, न खुद पढ़ते हैं, कितना समझते हैं। जो कोई एनजीओ चिट लिख के देता है बोलते हैं। इनको इतनी भी समझदारी नहीं है कि सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी का काम है जो पॉलिटिकल लीडरशिप तय करती है उसको लागू करना। आज एक ओबीसी अति पिछड़े समाज का व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री है कि नहीं? आज सबसे अधिक ओबीसी के मंत्री केंद्रीय मंत्रिपरिषद में है कि नहीं? तो ये जो निर्णय करते हैं वही निर्णय तो सेक्रेटरी इंप्लीमेंट करते हैं। मैं राहुल गांधी जी को याद दिलाना चाहूंगा, इतिहास को थोड़ा उनको पढ़े। तो ये राजीव गांधी जी ने वो कांग्रेस पार्टी की ओर से बयान रखते हुए क्या कहा था? उन्होंने आपत्ति जताई थी मंडल कमीशन के बारे में, ओबीसी रिजर्वेशन के बारे में। जो जन्म तो ओबीसी विरोधी है, स्वभाव तो ओबीसी विरोधी है, ओबीसीयों के कल्याण के लिए जिन्होंने कुछ नहीं किया। आप जब दायित्व में रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी रहे, दशकों तक दायित्व में रहे, तब तो कुछ नहीं किए। हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर अपनी राजनीतिक पहचान रखने वाली बीजेपी ने भी ओबीसी महाकुंभ के जरिए यूपी से दिल्ली का रास्ता मजबूत करना शुरू कर दिया है। तो बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने महिला आरक्षण बिल में ओबीसी कोटे की मांग को लेकर देशव्यापी आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। बिहार से उठने वाले इस ओबीसी आंदोलन की सुबुगाहट ने देश की राजनीतिक आंच को बढ़ा दिया है। ये लोग हमेशा से पिछड़ा विरोधी रहे और ये मानसिकता जो है इनके महिला आरक्षण बिल में जो है छलकता हुआ दिख रहा है। और आखिर क्या वजह है कि भाई इसमें महिलाओं, अति पिछड़ा हो या पिछड़ा या माइनॉरिटी महिलाओं को इन्होंने आरक्षण नहीं दिया? तो जाहिर सी बात ये नहीं चाहते कि उस वंचित शोषित समाज की महिला भी यहाँ आए, पार्लियामेंट आए। लोकतंत्र का जो मंदिर है, जो सबसे बड़ा मंदिर है देश का, लोकतंत्र का, वहाँ ही पहुंचे, अपनी बात रखे, अपने समाज की बात रखे। भैया जो आंदोलन देखिए, जो आंदोलन करना चाह रहे हैं उनको करने। मेरा ओपिनियन बिल्कुल जो महिला आरक्षण लागू हुआ है वो ठीक है, होना चाहिए, इसमें कभी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आंदोलन करने वाले जो बेवकूफ लोग हैं उनको ना महिला आरक्षण से मतलब है, ना महिलाओं की स्थिति से मतलब है। उनको मतलब है कि इसमें राजनीति होता रहे, कुछ ना कुछ करके इसी में अपना रोटी सेकते रहे। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी और सोनिया गांधी के द्वारा संसद में ओबीसी की बात करने से क्षेत्रीय पार्टियों को क्या परेशानी हो सकती है। बिल्कुल इन बड़े चेहरों के द्वारा ओबीसी का मामला उठाना और जातीय जनगणना की बात करना, ये एक संकेत देता है कि कांग्रेस पार्टी अब ओबीसी की राजनीति में उतरने वाली है। जाहिर तौर पे ये एक अलग मुद्दा हो सकता है कि ओबीसी वोट बैंक में कांग्रेस पार्टी कितना सेंध लगा पाएगी, लेकिन ये बात तो तय है कि ओबीसी पॉलिटिक्स की बुनियाद पर खड़ी इंडिया गठबंधन की सहयोगी पार्टियां आरजेडी और समाजवादी पार्टी के लिए ये एक अच्छा संकेत नहीं है। पीएम मोदी के चेहरे के सहारे बीजेपी ने ओबीसी वोट बैंक में मजबूत सेंध लगाई और कई चुनावी सर्वे रिपोर्ट्स के मुताबिक दूसरी पार्टियों से ज्यादा ओबीसी समर्थन हासिल करती नजर भी आई। एक सर्वे के मुताबिक 2019 में ओबीसी समुदाय के 54% मतदाताओं ने बीजेपी का समर्थन किया था, जो किसी दूसरी पार्टी के मुकाबले कहीं ज्यादा था। दूसरी तरफ बीजेपी लहर की वजह से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर सिमट गई। और तो और बिहार में लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी खाता तक नहीं खोल सकी और दोनों पार्टियों की बुरी हालत के लिए ओबीसी वोट छिटकने को ही मुख्य वजह बताया गया। 2019 चुनाव के नतीजों ने सभी दलों के कान खड़े कर दिए। सपा और आरजेडी जैसी पार्टियों ने अपने छिटक रहे वोट बेस को सहेजने के लिए ओबीसी सम्मान को धार देने की रणनीति पर काम शुरू किया। कांग्रेस अपने लिए विनिंग कॉम्बिनेशन की तलाश में जुटी रही, तो दूसरी तरफ एसपी और आरजेडी के नेताओं ने ओबीसी से जुड़े मामलों को लेकर आवाज उठाने का रास्ता चुना। जातीय जनगणना और आरक्षण की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी और आरजेडी की कोशिशें रंग लाती भी नजर आई। 2022 के यूपी चुनाव में एसपी को 32.3% वोट शेयर के साथ 111 सीटें मिली।
वहीं बिहार में आरजेडी भी बीजेपी जेडीयू गठबंधन के बावजूद 23.5% वोट शेयर के साथ 75 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। यही वजह है कि इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस की तरफ से ओबीसी कोटे का स्टैंड पकड़ते ही साफ हो गया कि कांग्रेस पार्टी आने वाले विधानसभा चुनावों के साथ साथ लोकसभा चुनाव और गठबंधन में खुद को ताकतवर बनाने के लिए बड़ा कदम बढ़ा चुकी है और कांग्रेस की रणनीति बीजेपी के मास्टर स्ट्रोक पर भी भारी पड़ती नजर आ रही है। ओबीसी वोटर का सहानुभूति हर पार्टियां लेनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो ओबीसी की हितैषी रहती तो शायद इस बिल में भी ओबीसी का प्रोविजन होता। चूंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं की या ये एनडीए की सरकार ने नहीं की, हम आपके हितैषी हैं, हम आपकी मांग को लेकर के सरकार पर दबाव बनाए हुए हैं कि नहीं इस रिजर्वेशन में ओबीसी का भी प्रोविजन लाया जाए। तो एक सहानुभूति लेने की कोशिश की जा रही है कि ओबीसी वर्ग का हमें समर्थन मिले। महिला आरक्षण बिल में ओबीसी कोटे की फांस के पीछे सबसे बड़ी वजह है कि देश के ज्यादातर राज्यों में ओबीसी समुदाय पार्टी और उनके कैंडिडेट्स की किस्मत तय कर दें। आंकड़ों के हिसाब से समझे तो देश में करीब 45% ओबीसी समुदाय की आबादी है। राज्यवार ओबीसी आबादी की बात करें तो बिहार में 61%, उत्तर प्रदेश में 54%, राजस्थान में 48%, गुजरात में 47%, मध्य प्रदेश में 50%, छत्तीसगढ़ में 45%, आंध्र प्रदेश में 52%, तमिलनाडु में 71%, तेलंगाना में 48%, कर्नाटक में 62% और केरल में 69% ओबीसी आबादी है। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले किसी भी पार्टी के लिए ओबीसी मुद्दे को नजरअंदाज करना नामुमकिन है। देश में ओबीसी से जुड़े लोगों और खास तौर से महिलाओं की बहुत बड़ी तादाद है, इसीलिए ये एक पॉलिटिकल एजेंडा बन गया है और इसी एजेंडे पर विपक्षी पार्टियों ने सरकार को संसद में घेरा है और संसद के बाहर ये चुनाव तक सरकार को घेरते रहेंगे। 2017 और 2019 में लगातार 2 बार दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने वाली बीजेपी पर भी ओबीसी समुदाय ने अपना प्यार लुटाया और ओबीसी समुदाय का झुकाव 2009 से लगातार बीजेपी की तरफ बढ़ता गया है। ऐसे में विपक्षी दलों के साथ साथ बीजेपी के लिए भी ओबीसी कोटे की मांग को नजरअंदाज करना आसान नहीं। 3 लोकसभा चुनावों में ओबीसी वोट प्रतिशत की बात करें तो 2009 में 22% ओबीसी वोट बीजेपी को मिला था, वहीं कांग्रेस को 24% ओबीसी वोट हासिल हुआ था, जबकि क्षेत्रीय दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों को 54% ओबीसी का साथ मिला। 2014 में 34% ओबीसी वोट बीजेपी के साथ गया, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 15% ओबीसी वोट हासिल हो सका। क्षेत्रीय दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों को 51% ओबीसी का साथ मिला। 2019 में बीजेपी के लिए ओबीसी का वोट प्रतिशत तेजी से बढ़ता हुआ 44% तक जा पहुंचा। वहीं कांग्रेस को 2019 में भी सिर्फ 15% ओबीसी वोट मिला। क्षेत्रीय दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों को मिलने वाला वोट प्रतिशत भी घटकर 41% हो